तो अभी हम सीखने जा रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है, राइट। सो सबसे पहली बात हमें समझनी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों चाहिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्यों सीखनी पड़ती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की रिक्वायरमेंट इसलिए आती है कि जैसे एक एग्जांपल शुरू करते हैं इसके ऊपर। जैसे कि अगर मैं यहाँ बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेमो और एक मेन बनाते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास एक क्लास है अकाउंट, जिसमें मेरे पास अकाउंट की इंफॉर्मेशन है। जैसे कि अकाउंट क्लास में क्या होगा, अकाउंट नंबर होगा, बैलेंस होगा, है ना, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जैसे कि वॉइड डिपॉजिट कैसे कर सकते हो अकाउंट के अंदर पैसा, वॉइड विड्रॉ कैसे कर सकते हो उसमें से आपका अमाउंट, ठीक है, बिल्कुल कॉमन चीजें। तो अकाउंट मैंने लिख दिया अकाउंट क्लास डिपॉजिट कॉल, ठीक है। अभी हम डिपॉजिट का लॉजिक लिखने हैं इसके अंदर और इस लाइन को कॉपी करते हैं और यहां डाल दिया मैंने अकाउंट क्लास विड्रॉ कॉल, राइट। अब मैं यहां जाके बोलता हूं कि इसकी एक और क्लास हो सकती है सब, दैट इज कॉल्ड सेव अकाउंट। तो सेव अकाउंट इनहेरिट कर रहा है किसे, अकाउंट को, राइट। और यहां जाके बोलता है कि भाई मेरे को एक और फीचर चाहिए, जैसे बोलते हैं कि इफ यू डिपॉजिट मोर मनी, तो मैं बोलता हूँ अगर ये डिपॉजिट करता है तो आपको पता हो सेविंग अकाउंट में ना जब डिपॉजिट करते हो अगर आप 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए देते हो तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ इफ अमाउंट मोर देन 1 लाख देन शो पैन कार्ड। तो अब आप समझो कि इसके अंदर फीचर क्या है, इसके अंदर ये वाला फीचर तो है अकाउंट प्लस डिपॉजिट वाला, तो ये कोड तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसके लिए ऐसा कर दूंगा सुपर डॉट डिपॉजिट, इसका मतलब पेरेंट डिपॉजिट भी कॉल करेगा प्लस अपना डिपॉजिट भी चलाएगा, और ये एक्चुअली आपके लिए क्या है, ओवरराइडिंग है, राइट। तो सब कुछ बहुत सही नजर आ रहा है कि एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास है, उसमें कुछ नया फीचर है हमारे पास। लेकिन इसमें जो इशू है वो ये है कि जब तक हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेव अकाउंट एस इक्वल टू न्यू सेव अकाउंट, तब तक तो सब कुछ ठीक है। और हम यहाँ लिखते हैं डिपॉजिट कॉल कर दो और विड्रॉ कॉल कर दो, परफेक्ट है सब कुछ, क्योंकि साफ पता चल रहा है हम किस पे काम कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट पे। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, जब कोई सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाकर किसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, अकाउंट का। इससे प्रॉब्लम क्या है, हमें पता नहीं चलता है किस अकाउंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा भी हो सकता है कि क्लास करंट अकाउंट जो जाकर किसे एक्सटेंड करता हो, अकाउंट को, तो इसका मतलब अकाउंट की 2 चाइल्ड क्लासेस है। अगर कोई करंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो मेरे को समझ आएगा इट्स अ करंट अकाउंट, कोई सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो मेरे को समझ आएगा सेविंग अकाउंट। बट अगर वो अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो मुझे समझ नहीं आएगा कि किस अकाउंट की वो बात कर रहा है। तो हमें उसका अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाने से उसे प्रिवेंट करना है। तो मेरे को इनहेरिटेंस तो चाहिए, क्योंकि अकाउंट वाले फीचर दोनों के पास है, करंट अकाउंट के पास भी और सेविंग अकाउंट के पास भी। बट मुझे क्या नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट क्रिएशन रोकनी है किसकी, अकाउंट क्लास की। तो अगर मेरे को उसके ऑब्जेक्ट क्रिएशन रोकनी है अकाउंट क्लास की, देन आई नीड टू यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो मैंने यहाँ पर इसको क्या मेंटेन कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट। जैसे ही मैं एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ आप देखो एरर आना शुरू हो गया। और इसे अगर इस एरर पे हम कर्सर लेके जाएं तो वो क्या बोलता है, कहता है आप इसे इनिशिएट नहीं कर सकते, आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो अगर आपसे पूछना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो आप बोलोगे इट इज एक्टिंग एज अ पेरेंट क्लास and it is used for inheritance. You cannot create the object of this class, right? और उसका रियल टाइम एग्जांपल आपके पास है, ठीक है, कि हम इसे कहाँ यूज कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक फीचर और है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलता है कि मान लो मेरे को एक फीचर चाहिए EMI जगह बोलते हैं वॉइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे एक फीचर चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं अकाउंट में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिख सकता ना, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आप सबको पता होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको रिसीव होता है, आपको मिलता है। लेकिन करंट अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते है ना, मिलता ही नहीं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको किसको देना है, बैंक को देना है, यहाँ मिलना है। तो इसका मतलब मैं इस अकाउंट क्लास के अंदर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होल्ड लिख ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इसमें लिख दिया रिसीव करने का तो करंट अकाउंट में पहुंच जाएगा, और लिख दिया पे का तो फिर सेविंग अकाउंट में पहुंचेगा। आई गेट योर पॉइंट।
तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या बोलता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलता है कि आप इससे बेटर तरीका है कि आप यहाँ जाकर इस मेथड की डेफिनेशन मत लिखो और यहाँ जाके लिख दो एब्स्ट्रैक्ट वाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे आपने इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट लगाया, इसका मतलब आप बोल रहे हो किसको? चाइल्ड को फोर्स कर रहे हो, यू नीड टू डिफाइन दिस मेथड। तो आप चाइल्ड को क्या कर रहे हो? फोर्स कर रहे हो, यू नीड टू डिफाइन दिस मेथड। इफ यू नॉट डिफाइन दिस मेथड, योर क्लास बिकम एब्स्ट्रैक्ट। कौन सा चाइल्ड पढ़ रहे हैं? देखो अकाउंट का चाइल्ड कौन है? सेविंग अकाउंट। और कौन है? करंट अकाउंट। तो दोनों को फोर्स हो गया। अब आप देखो एरर आना शुरू हो गया है जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है। और आप कर्सर लेके जाओ, क्या बोल रहे हैं देखो, द टाइप सेविंग अकाउंट मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड अकाउंट डॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या रहा है? बनाओ इसे। अब उसने दो चॉइस दी, देखो आपको कह रहा है या तो बना लो एड एन इम्प्लीमेंटेड मेथड, या अपनी क्लास को भी क्या बना दो? एब्स्ट्रैक्ट बना डालो। और अगर आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन गई तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, या नहीं कर पाओगे। आई गेट योर पॉइंट। तो अब मुझे क्या करना है? इमीडिएट सॉल्यूशन मेरे लिए क्या है? मैं यहाँ जाके लिखूँ @ ओवरराइड और यहाँ जाके लिखूँ पब्लिक वाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड इज क्रिएटेड और यहाँ जाके मैं लिख दूँ दिस इज सेविंग अकाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यू विल गेट इट। ठीक है? बट हमने इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट क्यों बना दिया? इसलिए तो बनाया है ताकि स्टैंडर्डाइजेशन हो। अगर मैंने अकाउंट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है तो मैं चाइल्ड्स क्लासेस को फोर्स कर रहा हूँ कि यू नीड टू डिफाइन दिस वे। अगर मैं नहीं करूंगा वो सेल्फ डिफाइन करेंगे अपना कोई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई भी मतलब सब क्या करते? सेविंग अकाउंट अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाता, करंट अकाउंट अपने हिसाब से बनाता, तो आपका कोड स्टैंडर्डाइज रहता ही नहीं। वो ना हो इसलिए आपने अकाउंट क्लास में एक मेथड का प्रोटोटाइप बना के छोड़ दिया कि भाई वो वॉइड ही होना चाहिए, वो उसके अंदर कोई आर्गुमेंट ही होना चाहिए। बट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में वेरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट का लॉजिक विल वेरी बट सिग्नेचर इज सेम। ये होना चाहिए ना, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए? हमेशा सेम होना चाहिए। वाइड है तो वाइड है, सबके लिए वाइड है, नो आर्गुमेंट है तो सबके लिए नो आर्गुमेंट है, बट द लॉजिक कैन बी वेरी। तो अब तभी मैं यहाँ देखो क्या लिख रहा हूँ, मैं इसका लॉजिक क्या लिखा है? यू विल गेट इट। अब मैं यहाँ जाके बोलता हूँ, अब सेम यही मैं बनाऊंगा, यहाँ पर भी ओवरराइड किया, एरर गॉन, और यहाँ बोलूंगा दिस इज अकाउंट एरर, यू विल पे। समझ गए? अब क्या हुआ? अब करंट अकाउंट वाला वरना बनाता माई रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट बनाता योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मैंने आपको बताया ना, स्टैंडर्डाइजेशन खत्म हो जाती है, सब बनाते हैं कोई यू देम आवर, ये नहीं बने, इट मस्ट बी स्टैंडर्डाइज। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू होगी अपनी, जब देंगे नॉमिनल वैल्यू, ये तो फंक्शन है ना, फंक्शन की तो इसके अंदर भी वैल्यू दे देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे सेविंग अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी तरफ से चलाएगा, मतलब तो जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट की कोई वैल्यू होगी ना कि इतने % रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ वो करा है ना हमने यहाँ पर। हाँ तो नहीं तो यहाँ जो लॉजिक लिखोगे आप, यही तो लॉजिक लिखोगे। वो जो वैल्यू है वो सेविंग अकाउंट में भी सेम चलेगी, अकाउंट अकाउंट में सेम चलेगी। कैसे? अब नहीं चलेगी ना, परसेंटेज मान चेंज हो गए परसेंटेज। हाँ तो देखना सीधा सा फंडा समझ, यहाँ से फंक्शन नहीं बना है, इसका मतलब इट्स जस्ट अ डिक्लेरेशन। ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 10% ले लें और करंट अकाउंट में 20% ले लें, तो हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है ना कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है भाई, करंट अकाउंट में थोड़ी मिलेगा, पैसा देना पड़ता है वहाँ, देना पड़ता है, लेकिन एक वैल्यू होती है ना कि आप इतने % देंगे और इतने % लेंगे। हाँ तो ये लॉजिक में होगा ना, यहाँ लिखेंगे ना हम लोग, सेविंग अकाउंट में लिखूंगा दिस इज द सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वुड बी 10%। तो मेरा लॉजिक इसके बिहाफ पे होगा। हम यहाँ लॉजिक नहीं लिख रहे हैं ना अभी तो हम किस पे ध्यान दे रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट हमें समझ आए। वंस इट इज गेट क्लियर देन यू कैन क्रिएट 10% वाइज लॉजिक और 20% वाइज लॉजिक। तो हम यहाँ जाकर मैं ऐसे लिख दूंगा दिस वुड बी 12%। क्लियर है बात? लेकिन हमें क्या अचीव कर लिया? हमने स्टैंडर्डाइजेशन अचीव कर लिया। तो हम यहाँ जाते हैं, अकाउंट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब मुझे यहाँ जाकर या तो सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाना है, और यहाँ जाके मैं लिखूँ SA डॉट, समझ रही बात आप लोगों को? क्लैरिटी सबको?
सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जब भी कंक्लूड करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्टिंग एज अ पेरेंट क्लास, यू कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, इट इज यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस, इट मे और मे नॉट हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये ध्यान रखना, इसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आर जस्ट अ प्रोटोटाइप एंड दिस प्रोटोटाइप मस्ट हैव टू डिफाइन बाय योर चाइल्ड क्लास। इफ चाइल्ड क्लास डज नॉट डिफाइन इट, चाइल्ड क्लास बिकम एब्स्ट्रैक्ट, चाइल्ड क्लास क्या बन जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। समझ रही बात? एक बात और याद रखनी है, इफ योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड देन इट इज मैंडेटरी टू मेक योर क्लास एब्स्ट्रैक्ट। अगर आपकी क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट होनी जरूरी है, बट इफ योर क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट so there is no need to define। समझ रहे बात? जरूरी नहीं कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगी। समझ आया सबको? बस ये क्रक्स है भाई, अगर आपको पता है तो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास आता है। ठीक, दैट्स इट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं इंटरफेस क्या है, व्हाट इज इंटरफेस। तो पहली बात आपको समझनी है कि जो इंटरफेस है दैट इज फॉर प्रोटोटाइप डिजाइन। तो अगर आपको प्रोटोटाइप डिजाइनिंग करनी, प्रोटोटाइप का मतलब होता है स्केलेटन खींचना, सिर्फ ये सोचना सिर्फ व्हाट टू डू, कि मैं क्या क्या करूंगा, इसे हम बोलते हैं प्रोटोटाइप डिजाइनिंग या स्केलेटन डिजाइनिंग। जैसे कि आप सबने देखा है कि जितने भी कार जब बनती होंगी तो सबसे पहले क्या होता होगा जब कार प्रोड्यूस हो रही है, ऑटोकैड में जाकर सिर्फ एक स्केलेटन खींचा जाता है, और जब वो प्रोटोटाइप फाइनल होता है उसमें सिर्फ क्या सोच रहे होते हैं पता है ऑटोकैड वाले, व्हाट कार कैन डू, हाउ इट इज डू, वो नहीं देख रहे, वो तो बाद में जाके देखने वाले हैं। तो अगर आप सोचो कि अगर ये ना हो, ऑटोकैड पे डिजाइन ना बने, तो क्या होगा? सोचो, अब सोचो, मेरे सारे इंजीनियर अपना अपना ब्रेन लगा रहे हैं और कोई किसी की बात नहीं सुनने देते यार, सब अपना अपना कुछ बनाकर पता नहीं क्या बनाकर निकालेंगे, है ना? तो सेम इज, आप किसी भी इंजीनियरिंग में जाओ, सिविल इंजीनियरिंग में देखो, वहां पर भी पहले क्या बनाते हैं, अगर आप किसी बिल्डर के पास जाओ, बिल्डर आपको क्या दिखाता है? वो दिखाता है देखो अगले 7 साल में हम ये बनाकर दिखा देंगे, यहाँ रोड्स होंगी, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, वो प्रोटोटाइप दिखाता है आपको, स्केलेटन दिखाता है। तो सेम हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पर भी क्या करना होगा? एक स्केलेटन बनाना होगा, और उस स्केलेटन बनाने का आंसर है इंटरफेस। तो इंटरफेस का अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताओगे इट इज फॉर प्रोटोटाइपिंग डिजाइनिंग। तो आप प्रोटोटाइप बिल्ड कर रहे हो उसके अंदर, एंड इट इज ओनली थिंक अबाउट व्हाट टू डू, कि हम क्या क्या करने वाले हैं इसके अंदर, वो हमें सोचने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद जब हम व्हाट टू डू निकाल लेते हैं तो क्लास आंसर होगा हाउ टू डू। तो क्लास क्या करेगा? क्लास में तो लॉजिक होगा ना भाई, तो क्लास इज अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस। ध्यान रखना भाई, इंटरफेस अगर डिजाइन है तो उसे इंप्लीमेंट कौन करेगा? क्लास करेगा बस, है ना? तभी इंप्लीमेंट वर्ड है। ऑटोकैड में अगर डिजाइन बना है तो उसे क्या किया जा रहा है? इंप्लीमेंट किया जा रहा है। बिल्डर ने जो प्रोटोटाइप बनाया है उसे क्या किया जा रहा है? इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सो इट्स एन इम्प्लीमेंटेशन, तभी कीवर्ड भी यही है, इम्प्लीमेंट, तभी इंप्लीमेंट होता है क्लास। ठीक है, तो हम यहां जाकर इसे बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो यहां बनाते हैं इंटरफेस डेमो। ठीक है, अब देखो उसका एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। जैसे कि हम एक वर्ड नया सीख रहे हैं, अपनी डिक्शनरी में एक नया वर्ड ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाओ, DAO, डाओ। तो पहले हम समझते हैं क्या होगा आगे चल के इसका। DAO, डाओ, दैट इज कॉल्ड डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई डेटाबेस का कोड लिखना है आप लोगों को, तो आप डेटाबेस का कोड लिखोगे क्लास के अंदर, है ना? लेकिन उस क्लास का नाम एंड करोगे डाओ के नाम से। इसका मतलब होगा इसके अंदर सिर्फ कौन सा लॉजिक लिखा जाएगा? डेटाबेस वाला। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम रियल टाइम में कोड करना शुरू करें और मेरे पास 50 प्रोग्रामर्स हैं जो 1 साल तक कोड लिख रहे हैं डेली बेसिस पे, तो पता नहीं कितनी सारी क्लासेस बनाएंगे। अब वो क्लास के नाम से समझ आ जाएगी क्लास किस पर्पस के लिए। तो जिस क्लास के एंड में डाओ होगा दैट इज योर डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम किसी प्रोडक्ट को जाकर सेल कर रहे हैं, और उस प्रोडक्ट को जब मैं सेल करता हूँ तो उसका मैंने ओरेकल वर्जन भी बनाया, मतलब डेटाबेस ओरेकल में भी है, माईसीक्वल में भी है, पोस्टग्रेस में भी है और H2 में भी है। तो मैं कस्टमर को क्या बोलने वाला हूँ? मैं बोलने वाला हूँ कि
दिस एप्लीकेशन इज एक्चुअली रन ऑन 4 डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेटाबेसेस। तो आपके पास जो सा भी इनमें से कोई डेटाबेस हो आप उसे यूज कर सकते हो। तो आपको एक डेटाबेस का मैरी करने की जरूरत नहीं है, मतलब Oracle ही लो या MySQL ही लो। आई हैव द 4 फैसिलिटीज, अब इनमें से कोई सा भी यूज करो। अब मैं अगर ये एप्लीकेशन डेवलपर से डिजाइन करवाऊँ, मतलब बनवाना शुरू करूंगा, तो कुछ इस तरीके से मैं इसको डिजाइन करूंगा हायर लेवल पे। तो डिजाइन कुछ ऐसा होगा, मैं एक DAO क्लास बनाऊंगा, ठीक है, और एक ऐसी क्लास बना रहा हूँ Oracle DAO, जिसमें जिससे समझ आ रहा है आपको इसके अंदर कौन सा कोड होगा, Oracle रिलेटेड एक बनाऊंगा MySQL DAO, एक मान लो हमने बना दी H2 DAO, ठीक है, अलग अलग डेटाबेसेस के नाम है, ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं। H2 भी डेटाबेस है, ठीक है, जैसे MySQL है, जैसे Oracle है। अब आपने जाकर इस DAO, तो मैंने इस DAO का जो कोड लिखना शुरू करना है, मैं चाहता हूँ ये सब स्टैंडर्ड हो, कोड तो अंदर तीनों का अलग अलग होगा ना, Oracle का Oracle वाला सिंटैक्स होगा, MySQL का MySQL वाला सिंटैक्स होगा, H2 का H2 वाला सिंटैक्स होगा, क्वेरी सबके अलग अलग स्टाइल होंगे, लेकिन ये सब एक ही तरीके से काम करे। तो मैं यहाँ टॉप लेवल पे क्या बना दूंगा, एक इंटरफेस, और यहाँ इस इंटरफेस में मेथड बनाऊंगा CRUD, CRUD का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। और ये सब लोग चारों मेथड बनाएंगे अपने अपने हिसाब से। इसका CRUD कैसा होगा, Oracle स्पेसिफिक, इसका CRUD कैसा होगा, MySQL स्पेसिफिक, और H2 का CRUD कैसा होगा। और सोचो मेरे पास एक नया डेटाबेस आया पोस्टग्रेस, नया डेवलपर आया जो पोस्टग्रेस की कोडिंग लिखेगा, पोस्टग्रेस के स्टाइल वाली है ना, उसके हिसाब से क्वेरीज, तो वो भी क्या बनाया, CRUD ही बनाएगा ना, अपने दिमाग से तो नहीं बनाएगा कुछ, क्योंकि मैं उसे क्या बोलूंगा, इस डिजाइन को इम्प्लीमेंट करो। कौन से वाले डिजाइन को, इस इंटरफेस वाले डिजाइन। तो ये हम लोग यूज करके देखते हैं अपने कोड में। सो आई विल फर्स्ट क्रिएट अ इंटरफेस कॉल्ड DAO, और इसके अंदर जाकर हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड इंसर्ट। तो मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, क्रिएट। इंसर्ट क्या हो गया मेरे पास, क्रिएट। तो मैं और इजी करने के लिए आप लोगों के लिए इसका नाम क्या देता हूँ, क्रिएट। इसी तरीके से मैं और मेथड बनाता हूँ इसके अंदर। तो एक का नाम देता हूं मैं डिलीट, एक का नाम देते हैं हम अपडेट, और एक का नाम देते हैं रीड। CRUD हो गया हमारे पास, है ना। और अब मैं अपने डेवलपर को बोलता हूँ, Oracle DAO जो बना रहा है उसे बोलता हूँ कि इम्प्लीमेंट माई डिजाइन। तो क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा मेरे डिजाइन को। आपको बातें समझनी है कि जो भी आप इंटरफेस में बनाते हो मेथड, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड क्रिएट है। इसका मतलब इंटरनली ये लाइन किसमें कन्वर्ट हुई है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड क्रिएट में। तो आपको समझना है इंटरफेस 100% एब्स्ट्रैक्ट है, 100% क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है, कब तक, जावा 7 तक ऐसा है, जावा 8 में उसने बदल दिया, ठीक है ना। और इंटरफेस जब आपने डिफाइन किया है, तो ये लाइन भी इंटरनली कंपाइलर ने किसमें कन्वर्ट कर दी है, एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस, ठीक है जी। और अब मेरा Oracle DAO में अगर आप देखो तो एरर क्या दे रहा है, वो कह रहा है सारे मेथड्स बनाओ, वरना अपनी क्लास को भी क्या बनाओ, तो हमें क्या करना है, ऐड एंड इम्प्लीमेंट मेथड। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लिखना है, पब्लिक वॉइड क्रिएट, और इस पे हम बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, इस पे क्या लगा दें, क्लियर है सबको बात, @, है ना। अब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं हुई, 4 बार लिखने पड़ेंगे मेथड। अगर हम इक्लिप्स जैसा आईडी यूज कर रहे हैं तो वैसे यूज करना है। कर्सर लेके जाओ और यहाँ क्लिक करो ऐड एंड इम्प्लीमेंट मेथड। ये क्या करेगा, चारों बना कर दे देगा। और आपको यहाँ जाकर क्या करना है, लॉजिक लिखना है Oracle के हिसाब से, MySQL के हिसाब से, पोस्टग्रेस के हिसाब से, H2 के हिसाब से। इसका मतलब मैं यहाँ जाकर मल्टीपल क्लासेस बनाऊँ। तो आप देखो, अगर हमने यहाँ जो क्रक्स सीखा है, तो अगर मैं MySQL DAO भी बनाता हूँ और इम्प्लीमेंट्स DAO करता हूँ, तो क्रक्स क्या है इसका, कि यहाँ पर भी सेम मेथड बनेंगे, लेकिन लॉजिक क्या होगा, डिफरेंट, राइट। तो मैं ऐसा बोलूँ कि इंटरफेस से हम यहाँ क्या अचीव कर रहे हैं, डिजाइन। और इसका मतलब हमने क्या क्या किया यहाँ पर, व्हाट टू डू, यानी CRUD हम बनाएंगे, लेकिन कैसे काम करेंगे कौन डिसाइड कर रहा है, आपकी क्लास। और क्लास क्या बता रही है, हाउ टू। अब आप इसके अंदर लॉजिक लिखोगे और लॉजिक लिखने के बाद इसे कॉल लगा दोगे। तो कॉल लगाने के लिए हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं,
ऑरेकल डाउ इक्वल टू आपको समझना। देखो एग्जांपल ऐसे फिट करने इंटरफेस में, रियल टाइम में इंट्रो यही चाहता है आपसे क्या भाई इंट्रो में कुछ ऐसे एग्जांपल दो रियलिस्टिक, जहां समझ आता हो कि भाई इंटरफेस का कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है जी, तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया इंटरफेस का, डिटेलिंग बहुत है अभी इसके अंदर। ठीक है, डिटेल हम देखेंगे बाद में।